हेलो दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है 23 मई 2022 का पीआईबी प्लस करंट अफेयर। ठीक है, तो अभी ये रिकॉर्ड कर दिया था मैंने वीडियो, फिर पता चला कि उसका माइक्रोफोन जो है ऑफ पड़ा हुआ था। तो पहला जो वीडियो है वो विदाउट मतलब साउंड के रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये दोबारा कर रहा हूँ। तो पहला है राजा राम मोहन राय, जीएस पेपर 1 से ही है। तो 22 मई को इनका मतलब जन्मदिन था, तो उसको 250 जयंती मनाई गई, मतलब 250 साल पहले ये पैदा हुए थे। ठीक है, मतलब 1772 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। 22 मई 1772 को पैदा हुए थे। कहाँ पे? बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर नामक शहर में पैदा हुए थे। ठीक है, तो जैसे आप सब जानते हैं कि आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं और एक समाज सुधारक भी ये थे। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, आगे हम देखेंगे। तो ये जो है, जो अकबर द्वितीय थे, जो कि शाह आलम द्वितीय के बेटे थे, और इन्हीं के मतलब शासनकाल में जो ये थे, ये इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में जाके इन्होंने उनकी पेंशन के लिए, अकबर द्वितीय की पेंशन और भत्तों के लिए मांग रखी थी। ठीक है, इनको जो राजा की उपाधि मिली थी वो भी अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी इनको राजा की उपाधि। सामाजिक योगदान अगर हम देखें तो ये सबसे मतलब महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सबसे अग्रणी और समाज सुधारक थे। ठीक है, और सती प्रथा के प्रमुख विरोधी थे। आपको पता ही होगा 1829 में जो सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम था, उसमें ये इन्हीं के प्रयासों का वो परिणाम था, जो मतलब उन्मूलन का मतलब हटा देना उस प्रथा को। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो महिला थी उनकी संपत्ति और विरासत और संपत्ति के अधिकार के लिए मांग की थी, मतलब जो पुत्रों को मिल रही है वो इनको भी मिलनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो है उस समय प्रचलित बहुविवाह और बाल विवाह जो था उसके खिलाफ भी संघर्ष किया था। ठीक है, इन्होंने जो है महिलाओं को समर्थन किया था शिक्षा का। इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा है वही एक ऐसा माध्यम जिससे जो है महिलाएं वो पुरुषों के समान सामाजिक दर्जा मिल सकता है उन्हें। अब इनके संगठन देखिए जो इन्होंने, ये इनमें से जो पहला ही है, ये तो 2019 से प्रीलिम्स में भी आया था 2019 के। तो 1814 में आत्मीय सभा की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, आत्मीय सभा किसके लिए शुरू की गई थी? जो मूर्ति पूजा थी उसको हटाने के लिए, निरर्थक कर्म कांड थे, अंधविश्वास से इनको हटाने के लिए ये शुरू किया गया था। उन्होंने एकेश्वरवादी आदर्शों का भी प्रसार किया, मतलब जो मुस्लिम विचारधारा थी ये उनसे प्रभावित थे, आकर्षित थे मतलब उनकी तरफ। ठीक है, 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, उनके साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1821 में विलियम एडम के साथ इन्होंने मिलकर जो है कलकत्ता एकेश्वरवाद समिति जो है बनाई थी। उसके द्वारा धार्मिक एकेश्वरवाद और समाज सुधारों के लिए जो वहाँ के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे उनको साथ लेकर उसको सुधार करने के लिए जो है प्रयास किया था। 1828 में ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ स्थापित किया था। ये सब आप कॉपी में एक तरफ मतलब लिख के, उनके एक तरफ दोनों ईयर क्या क्या बनाया, किसके साथ मिलकर बनाया, एक पूरे कॉपी पे पेज पे लिख के अलग से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें जो यांत्रिकी, जो मैकेनिकल होता है और वोल्टेयर होता है, इनके दर्शन की पढ़ाई कराई जाती थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की शुरू की थी, जो कि पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे। 1830 में अलेक्जेंडर डफ को जो है जनरल असेंबली द्वारा निर्देशित एक संस्था स्थापित की करने में सहायता की, और इसे बाद में क्या कहा गया? स्कॉटिश चर्च कॉलेज बनाया गया, बन गया ये। ठीक है, साहित्यिक योगदान ये सारे इनके दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। 1821 में ब्रह्मवादी पत्रिका, ये सब इनके साहित्यिक योगदान है। ठीक है, 1821 15 से लेके 1804 से लेकर 1821 तक जितने भी साहित्यिक हैं उनको सीरीज वाइज लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, मतलब नज़र में रखिएगा, याद तो क्या होंगे इतने सारे। IFC IOR, इसके द्वारा चीन के अति मत्स्य किए जाने पर रोक। ठीक है, चाइना जो है, जैसे कि एरिया होते हैं, एक मतलब वैध होता है, एक अवैध होता है। ठीक है, यहाँ वैध में भी करता है वो, और अवैध में क्या कर रहा है? अनियंत्रित जो मछली होते हैं उनको निकाल रहा है गहरे डीप वाटर से। ठीक है, तो उसके बाद है उसको रोकने के लिए जो क्वाड, वो है हमारे देश। क्वाड कौन से? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, USA, इनके द्वारा जो है एक जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उसमें निगरानी करने के लिए मैरीटाइम सर्विलियंस इनिशिएटिव, इसका अनावरण की जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, उस पर मतलब निगरान रखेगा चाइना वहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, तो जो चाइना के चीनी ट्रॉलर होते हैं वो क्या करते हैं? अनियंत्रित और व्यापक रूप से गहरा पानी होता है उसमें मछली पकड़ते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए ये बनाया गया है। इसके लिए जो क्वाड राष्ट्र है वो भारतीय नौसेना के जो IFC IOR है। ठीक है, ये नीचे दिया गया है। गुड़गांव में स्थित एक मतलब कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2015 में बनी थी ये। तो ये क्या है? जो IFC IOR है, ये जो हमारे सिंगल पॉइंट एक तरह से सेंटर है, जो कि क्या करती है, जो इंडियन ओशियन का 75,000 किलोमीटर इंडियन कोस्ट लाइन है उन सब की निगरानी करती है रियल टाइम में। रियल टाइम मतलब जो वहाँ पे गतिविधि एग्जैक्ट टाइम हो रही है वो इनके पास एग्जैक्ट टाइम में आ जाती है। ठीक है,
उसके अलावा IFC जो है ट्रैक करता है और मॉनिटर करता है 75,000 से 1.5 लाख शिपिंग वेसल इन रियल टाइम राउंड द क्लॉक। ठीक है, उसके अलावा देखिए थ्योरी नीचे दे रखा है, ये देख लेंगे हम समुद्री निगरानी पहल के बारे में। तो ये क्या है, ये एक तरह की ट्रैकिंग प्रणाली है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए सिंगापुर, भारत और प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा निगरानी केंद्रों को एक साथ लाया जाएगा। क्या करेंगे ये सब मिलके, जो इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। ठीक है, आवश्यकता क्या है इसकी, तो इन सब की आवश्यकता है, जितना भी IUUF है जो, इसके लिए चीनी जो ट्रॉलर होते हैं उनको जिम्मेदार माना जाता है, और इन सब के चीन के खिलाफ एक क्वाड प्रेशर पॉइंट, मतलब 4 देश मिलकर एक प्रेशर पॉइंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। ठीक है, तो IUUF जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैत की तुलना में समुद्रवर्ती देशों के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। अवैध में क्या होगा कि वो चोरी छुपे थोड़ा बहुत चुरा लेगा। ठीक है, उसमें भी देखिए 80 से 95% केस चाइना ही करता है, जो अवैध रूप से जो मछली पकड़ते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो वैध के अलग जो हमने सॉरी अवैध में जो वो दे रखा है ना, तो उसका अपोजिट दे रखा है। जो हमने वैध जहाँ पे मछली पकड़ने का एरिया होता है, वहाँ पे भी ये अनियंत्रित रूप से मछलियाँ पकड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खतरा उसको माना जा रहा है कि ये उसको मतलब इकोलॉजी को हमारे डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो अवैध मछली पकड़ना है उसकी तुलना में अनियमित और बिना जानकारी के मछली पकड़ना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो एरिया जहाँ पे मछली पकड़ने को सरकार ने बोल रखा है कि आप पकड़ सकते हैं, वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनका भंडार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कमजोर जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उन पर महत्वपूर्ण खाद्य स्रोतों से वो वंचित रह जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे चीन को देखें, सबसे बड़ा अपराधी है, 80 से 95% अवैध जो मामले आते हैं उसके लिए चाइना जिम्मेवार होता है। अब IFC IOR के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। तो 2018 में समुद्री क्षेत्रों पर हिंद महासागर क्षेत्र में अवस्थित देश के साथ समन्वय और समुद्री आंकड़ों के क्षेत्रीय भंडार के रूप में इसे स्थापित किया गया था। सॉरी, 2018 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, यह जो है भारत के गुरुग्राम या फिर गुड़गांव जो है वहाँ पर स्थित है, हरियाणा के, जिसमें 21 भागीदार देश और 22 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ये कनेक्टेड है वहाँ पे। ठीक है, इस केंद्र की स्थापना जो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के सरकार के, जो हमारा सागर है ना, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसके हिस्से के रूप में इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। ठीक है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में जो है भागीदार देशों की अगर बात करें, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश, अन्य क्षेत्र दोनों शामिल है। उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी हैं उनको इसमें तैनात किया जाएगा, सभी देशों के। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 3 से है RBI अधिशेष का अंतरण, सरप्लस ट्रांसफर। तो मतलब जो RBI के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है ना जो हर साल, वो क्या करता है, केंद्र सरकार को दे देता है, ताकि वो अपने राजकोषीय घाटे जो है उनके लिए इसको यूज़ कर सके। तो इस साल का 21 से 22 का जो है 307 करोड़ रुपए इसकी मंजूरी दी गई है, जो कि RBI द्वारा सरकार को, केंद्र सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैसा दे रखा है हर साल कितना देते हैं, 2010 से 11 में इतना दिया, 2020 से 21 में 99,122 दिया, अब 21 से 22 में 30,307 दे रहा है। ठीक है, इस संबंध में प्रावधान की बात करें तो जो RBI का अधिनियम था 1934, उसके अकॉर्डिंग अर्जित लाभ जो है केंद्र सरकार को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वित्त प्रबंधन के रूप में, मतलब मैनेजमेंट जो करता है फाइनेंस की, RBI जो है अपना अधिशेष जो है उसको लाभांश भुगतान करता है केंद्र सरकार को। ठीक है, तो ये किस समिति के द्वारा पारित किया गया था, मतलब कहा गया था पहली बार 2013 में, YH मालेगाम, इस समिति ने जो है इसकी पहली बार अनुशंसा की थी 2013 में। ठीक है, देखिए ये 2018 से 19 में जो है इतना पैसा दिया गया था, जो कि लार्जेस्ट सरप्लस हिस्ट्री, RBI की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सरप्लस दिया गया था। ठीक है, उसके बाद RBI की आय अगर हम देखें कहाँ कहाँ से पैसा वो कमाता है, तो जितने भी जो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल, शीर्ष स्तर की प्रमाणित प्रतिभूतियाँ होती हैं, अन्य केंद्रीय बैंक होते हैं उनके पास जमा होती हैं, वो सब इसके पास आती है, पैसे इसके पास आते हैं, और ब्याज आता है किसका किसका, स्थायी मुद्रा के सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियाँ, इनकी सबकी जमाओं पर ब्याज होगा। जो बैंकों को अत्यल्प अवधि, जैसे कि रात भर के लिए दिए जाने वाले जो ऋण होता है उस पर ब्याज आता है। ठीक है, उसके अलावा इसको प्रबंधन मैनेजमेंट कमीशन भी आता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उधारी को संभालने के लिए। ठीक है, RBI का व्यय देखें तो व्यय कुछ भी नहीं है, सिर्फ नोटों की छपाई करता है और उसमें जो कर्मचारी लगे होते हैं उनका व्यय होता है। ठीक है, इसके अलावा RBI जो होता है वो बैंकों के लिए देश भर में जो है सरकार की ओर से लेन देन करने हेतु बैंकों और प्रमुख डीलरों को इनमें से कुछ ऋण का जोखिम अंकन करने के लिए कमीशन देता है। ठीक है, ये इसका व्यय दे रखा है दोनों। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसल
अनुसंधान के लिए मानदंडों में शिथिलता, मतलब शिथिलता थोड़ा स्लो हो गया। जो हमने एक बार पढ़ा था जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब दो क्रॉप को मिला के एक तीसरी क्रॉप बना देना जो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो उसमें थोड़ी शिथिलता आई थी। तो उसके लिए कुछ और गाइडलाइंस दिए गए हैं, मतलब कुछ ढीला किया गया उसकी जो हमारी गाइडलाइंस थी, ताकि और लोग जो हैं इसको ज्वाइन कर सके। तो देख लेते क्या क्या थी गाइडलाइंस, किसमें क्या दिया गया है। तो जो अब ये गाइडलाइंस लागू होगी वो प्राइवेट और निजी दोनों सेक्टरों पे होगी। देखिए यहाँ पे फिगर में जैसे दे रखा है, आइसोलेटेड टारगेट जीन जो हमें बनाना है उसको लेके हम जो प्लांट के वो होते हैं ना, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसमें डाल के उसको बना लेते हैं जीएम जो क्रॉप होती है। ठीक है, तो इसमें जो है 2022 के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत कुछ छूट दी गई है, जो कि पहले जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी उसको बनाने के लिए ना, ये जो समिति थी जेनेटिकली इंजीनियरिंग आकलन समिति, इससे जो है अनुमोदन लेना पड़ता था। तो उन अनुमोदन प्राप्त करने में कुछ छूट दे दी गई है। ठीक है, हालांकि इस संदर्भ में जो अंतिम निर्णय किसका होगा, जो पर्यावरण मंत्री और जिस राज्य में ये प्रोसेस हो रहा होगा ना, अंतिम निर्णय उनका होगा। जो भी छूट प्राप्त हो रही है ये फाइनली ये दोनों डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा शोधकर्ताओं ने जो ट्रांसजेनिक जेनेटिक बीज होता है उसको विकसित करने हेतु अभी आवश्यक शर्त है जो जीईएसी की अनिवार्य अनुमति संबंधी अनुच्छेदों को छोड़, जो अनिवार्य शर्त है ना उनको छोड़कर बाकी सब में क्या है, कुछ छूट दी जाएगी। अब इस पर चिंताएं भी उठाई गई कि ऐसा ना किया जाए। तो ऐसा छूट का विरोध क्यों किया गया, तो उनका ये कहना है कि जो जीन संशोधन तकनीक है उसमें जीन के कार्य को बदलना शामिल होता है, जिससे क्या है बड़े और अनअपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। मतलब अभी पता नहीं है क्या परिणाम होंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये होती क्या है, जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती हैं, इनको मतलब इनका जीन्स को बेसिकली ट्रांसफ़र करके हम एक नई फसल की प्रजाति को बना लेते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बीटी कॉटन जो है, जिसमें क्या होता है, पौधे को कीट के हमले से बचाने के लिए मृदा में मौजूद जीवाणु जो होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है ताकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। जीएम से संबंधित मुद्दे, जीएम फसलों से, तो इसमें ये कहा गया कि जो मान लीजिए इस पेड़ को हमने जो है जीएम क्रॉप बना दिया, तो इसके आसपास वाले जो पेड़ होंगे वो पड़ोसी पेड़ों में भी फैल सकता है। ठीक है, इससे इसके लिए ये अनुप्रयोग विवादास्पद रहता है। अभी एडिटिंग होता क्या है, जीनोम एडिटिंग, तो ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें क्या करते हैं, एक एरिया दे देते हैं जहाँ पे अनुवांशिक सामग्री को प्रविष्ट कराया जाता है, मतलब जो ऊपर फिगर देखा ना हमने, तो वो प्रोसेस किया जाता है या फिर हटाया जाता है। ठीक है, ये एडिटिंग कहलाता है। जीनोम संशोधन के लिए कई पद्धतियाँ विकसित की गई हैं, जिसमें से जो है ये एक संक्षिप्त रूप में कौन सी, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एंड CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ये इसका एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आकलन समिति है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके अधीन कार्य करता है। जीईएसी जो है ऊपर हमने देखा ना, जिससे मतलब अनुमोदन के लिए अनुमति लेनी होती है, वो इसके अंदर कार्य करता है। यह पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित एक वैधानिक निकाय है। नियम 1989 के अनुसार यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान, मतलब जो रिसर्च होता है, औद्योगिक उत्पादन करता है, उसमें खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होती है जीईएसी। अब देखिए एरोसेट, तो ये 500वीं बार जो है 2015 में ये बना था। इसने अब तक 500वीं बार ब्लैक होल को उत्पन्न होते हुए देखा है। ब्लैक होल देखिए यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। ब्लैक होल बेसिकली होता क्या है कि उसमें इतना ज़्यादा मतलब ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो अपने आसपास से जाने वाले प्रकाश तक को जो है अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, और उसके सेंटर पॉइंट होता है एक, जो जहाँ पे घनत्व उसका सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये बनता कैसे है, आगे के मतलब पैराग्राफ में यही दिया गया है। जब जैसे हमारी गैलेक्सी में जो तारा होता है ना वो टूट जाता है, हमारी नहीं सॉरी, हर गैलेक्सी का एक सूरज होता है जिसको हम दूर से देखते हैं तो वो तारे जैसे दिखता है। ठीक है, जैसे हमारी गैलेक्सी में जो हमारा सन है, अगर वो गिर जाता है, मर जाता है, तो वो गिर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, ये देखिए फिगर पे दिखा रखा है।
ये यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है इसको भी खींच रहा है, ये सेंटर में सिंगुलरिटी होता है। एरोसेट के बारे में अगर हम देखें तो एरोसेट जो है भारत की पहली समर्पित जो है मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, जिसमें क्या है 5 दूरबीन लगे हैं। इसके माध्यम से जो है एरोसेट के एक ही समय में ऑप्टिकल्स, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम होता है उसके एक्सरे से क्षेत्र में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड को दिखाती है, इसमें ये सब लगा होता है। इसमें लगा हुआ जो अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, दृश्य पराबैंगनी, सुदूर पराबैंगनी, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, ये पांचों चीज जो लगी है इसके क्षेत्र में के पास जो है आकाश को अवलोकन करने में सक्षम है। 2015 28 सितंबर को जो है इसरो द्वारा पृथ्वी के निकट भूस्थिर कक्षा में, मतलब निचली कक्षा में इसको प्रक्षेपित किया गया था 2015 में। ये बहु संस्थान मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है IUCAA, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सारे इंडिया के ही हैं। मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो है ये जो एस्ट्रोसैट है वो इसका अध्ययन भी कर रहा है, किसका, गामा रे बस्ट का। ये क्या होता है, एक तरह से बहुत मतलब सन से भी ज़्यादा इसमें जो है रोशनी होती है, जो कि सुदूर आकाशगंगा में देखे जाने वाले अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट है। ठीक है, वे ब्रह्मांड में होने वाली सबसे चमकदार और सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय घटनाएं हैं। GRB जो होती है वो एक सामान्य सुपरनोवा की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक चमकदार होते हैं और सूर्य की तुलना में लगभग 1 मिलियन ट्रिलियन गुना अधिक चमकयुक्त होते हैं। ये इसका भी अध्ययन जो है करने जा रहा है। जब कोई जो गामा किरण प्रस्फुटन होता है तो उस समय यह देखा जाता है कि जा सकने योग्य ब्रह्मांड में कॉस्मिक गामा किरण फोटोन का सबसे दीप्तमान स्रोत होता है, ये गामा रे जो प्रस्फुटन है। ठीक है, असम में बाढ़ तो आपने देखा ही होगा वीडियो में कहीं ना कहीं, तो उसके कारण बताए गए हैं और सरकार का आगे क्या स्टेप ले सकती है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, अस्थिर है। ठीक है, कई शाखाओं में असम में फैली हुई है और ये अस्थिर है। तो नदी की अस्थिरता का मुख्य कारण नदी में जो गाद होती है और जो उसकी खड़ी ढलान है। ठीक है, हाइट पे है वो असम जो है, तो वहाँ से नदी बहेगी तो वहाँ पे हाइट जो है और इंक्रीज होती जाएगी, मतलब मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है वो। बाढ़ प्रवण क्षेत्र का उच्च प्रतिशत, इसमें जो देखिए 523 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है उसमें उसका जो है 31.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाढ़ का खतरा बना रहता है, इसमें से इतना। ठीक है, इस उच्च बाढ़ प्रवणता का कारण मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों है। मतलब मानव भी क्या है, बांध बना देता है, उससे पानी जब हम जैसे अगर ज़्यादा हो जाता है तो छोड़ देते तो वहाँ से ही बाढ़ आती है। नेचुरल भी उसकी हाइट इतनी है। और आगे और भी रीज़न दे रखे हैं, भूकंप भूस्खलन आता रहता है ईस्ट में, आप देखें तो असम पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य हिस्सों में प्राय भूकंप आते रहते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में भूस्खलन होता है। भूकंप और परिणामी भूस्खलन से नदियों में बहुत अधिक मलबा पहुंचता है, जिससे मतलब एकदम से अगर मलबा आएगा नदी में तो पानी क्या होगा, रेज होगा, और रेज होगा तो नीचे उतनी तेजी से वो आएगा। तट का अपरदन होता रहता है, अगर कोई नदी जा रही तो इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाक्ष जो नदियों के साइडों में होता है, तो उससे जो होता है नदियों की तटीय कटाव का सामना करती है और अनुमानतः प्रतिवर्ष 8 लाख हेक्टेयर भूमि कटाव से नष्ट हो जाती है। डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इससे पानी को छोड़ा जाता है। असर क्षेत्र का बाढ़ प्रमुख कारण होता है, अनियंत्रित रूप से पानी छोड़े जाने से असम के मैदानी इलाकों में प्रतिवर्ष हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। गुवाहाटी की स्थलाकृति एक कटोरे के समान है, ये मतलब सेंटर में अति संवेदनशील है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। शहरी क्षेत्रों के अनियोजित विस्तार, मतलब शहर बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होंगे तो वो मिट्टी को पकड़ने वाले क्या होता है, पेड़ ही तो होता है वो, तो उससे मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, असम राज्य में नदियाँ अक्सर मार्ग परिवर्तन करती रहती है तथा पानी के भारी दबाव के कारण उन्हें तटबंधों में सीमित करना असंभव हो जाता है। अब सरकार के उठाए गए कदम देखें तो इसमें पारिस्थितिकविद जो हैं उनका क्या कहना है कि बाढ़ के पानी से राज्य के जो जलोढ़ क्षेत्र है उसमें फसल और उपजाऊ जो है मतलब पुनः रीजुवेनेटेड हो रही है, मतलब दोबारा से वो जो है उपजाऊ मृदा बन रही है। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव अपने दिखाना चाह रहे हैं। पर यहाँ पे और बताया गया कि ये जो हम जो यूज़ करें ना, कि वहाँ का जो मैप का यूज़ करते हैं और जो नियम का यूज़ करते हैं वहाँ पे नियंत्रण करने के लिए बाढ़ को, वो 60 साल पुराने हैं। ठीक है, और उस समय पे उनको जो है 1950 के दशक में जो है ढंग से उन्हें मतलब वो नहीं किया गया था, मेज़र नहीं किया गया था। तो ये कह रहा है कि दोबारा से उसे जो है अब बनाना चाहिए अच्छे से, हमारे पास सब कुछ है, मैप है, सब कुछ है, तो उसके नियम जो है दोबारा बनाने चाहिए। अब तक कई राज्य इस वर्ष तटबंध बाढ़ की चपेट में आकर टूट चुके हैं। जो बाढ़ को रोकने के लिए तटों पर बांध बना देते हैं, मतलब पानी ना आए अंदर, वो भी टूट चुके हैं अब तक। ठीक है, क्या किया जा सकता है, नदियों का अध्ययन किया जाए दोबारा से, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो चाइना है वो क्या होता है, वो जल प्रवाह की जानकारी साझा करता है भारत के साथ, जिसके लिए उसको निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो इस जो जानकारी है उसको जनता के साथ साझा किया जाना चाहिए, इससे नदी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और लोग बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।
वर्षा का सटीक और विकेंद्रीकरण पूर्वानुमान। तो बाढ़ से निपटने में सहायक हो सकते हैं। मौसम की रिपोर्ट का जिला स्तर पर उपलब्ध कराना जाना चाहिए और जनता के साथ भी उसको शेयर करना चाहिए। इनकी आवश्यकता क्यों है? तो असम की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। कृषि और जंगलों को प्रभावित करने वाली घटनाओं से लोगों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के दौरान पानी दूषित होता है और जलवायु परिवर्तन का जल संसाधन क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। परिणाम क्या होता है? क्षेत्र के निवासियों को ताजे मीठे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये है, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है लहासा, डिब्रूगढ़, ईटानगर, गुवाहाटी, डुबरी, और यहाँ से आके गंगा से मिलने के बाद बांग्लादेश में नीचे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, ये सारा हिली एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है बाढ़ आने का खतरा। हिली एरिया से मतलब ये है कि पानी यहाँ पे काफ़ी तेज़ फ्लो करता है। ठीक है, अगर ऊपर मान लीजिए कोई भूस्खलन है, कुछ भी है, पानी का लेवल बढ़ा तो वो सीधा नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे गुवाहाटी जैसे भी हमने देखा, कटोरी जैसे, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट है डोनबास। तो डोनबास जो है यहाँ पे, इसको रशिया ने मतलब काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ये डोनबास है, लुहांस और डोन्स्ट से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़े विश्व के विशाल कोयले के भंडार है जो कि जो रशिया है उसने नष्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये यूक्रेन, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का एक क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी यूरोप का बड़ा खनन और औद्योगिक क्षेत्र भी है। डोनबास औद्योगिक क्षेत्र में डोनेत्स्क और लुहांस्क के अधिकांश यूक्रेनी प्रांत इसमें शामिल है। ठीक है, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए रामबन सुरंग। तो ये देखिए फिगर में यहाँ पे रामबन सुरंग है, जो कि अगर हम उसकी लोकेशन की बात करें तो एक तरह से वो केंद्र बिंदु है। 150 किलोमीटर जो है वो जो है इससे श्रीनगर से दूर है, और 150 किलोमीटर वो जम्मू कश्मीर से भी दूर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सुरंग बन रही थी, उसको जो हाल ही में वो ढह गई। ठीक है, तो उसके लिए उसकी जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए 3 स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है। तो रामबन जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का एक कस्बा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पे चिनाब घाटी के चिनाब नदी के तट पर जम्मू से लगभग 150 और श्रीनगर से भी 150 किलोमीटर, मतलब दोनों का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इसकी अवस्थिति इसे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग केंद्रीय बिंदु बना देती है। अब गेहूं की भंडारण वृद्धि, तो हाल ही में हुआ क्या है, जो मतलब गेहूं होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी वेट होता है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जो उसको बेचने वाले होते हैं, स्टेट एजेंसी जो होती है, खरीद एजेंसियाँ, वो उसको बेचते तो उनको बेनिफिट होता है। पर इस बार क्या है, मुरझाया और टूटा हुआ गेहूँ आया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको लॉस हो रहा है। तो वो इस बार सरकार को कह रहे हैं कि हमें जो भंडारण व्यवस्था होती है ना, उसमें कुछ छूट दी जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके, इसलिए ये यहाँ पे चर्चा में था। उसके बाद सेंट ट्रोपेज, ये क्या है, तो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने सेंट ट्रोपेज में एलार्ड स्वास्थ्य का दौरा किया, स्क्वायर का दौरा किया। ठीक है, अब ये है क्या, जनरल जो जीन फ्रांसवा एलार्ड थे, इनका जन्म सेंट ट्रोपेज में हुआ था। ठीक है, ये जो स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। उन्होंने नेपोलियन की सेना में सेवा की और वाटरलू की लड़ाई में लड़ाई लड़ी। नेपोलियन के पतन के बाद निर्वासन में मजबूत होकर वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गए थे। अभी सेंट ट्रोपेज के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या, ये फ्रांस में फ्रेंच रिवेरा इसके तटीय शहर है और 20वीं शताब्दी के शुरू में एक सैन्यगढ़ और मछली पकड़ने वाला गांव भी था। ऑपरेशन ड्रैगन के भाग के रूप में द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान फ्रेंच रिवेरा तट पर आज़ाद होने वाला यह पहला शहर था। ठीक है, युद्ध के बाद यह सिनेमा में फ्रेंच न्यू वेव के कलाकारों की आमद के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा था। ठीक है, बाद में यह यूरोपीय और अमेरिकी जेट सेटर्स और पर्यटकों के लिए एक रिजॉर्ट बन गया। विश्व मधुमक्खी दिवस तो 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो है प्रस्ताव स्लोवेनिया ने दिया था, और इनका जन्म जो है किसने किया था, तो एंटोन जानसा इनके प्रणेता थे। ठीक है, इन्होंने मतलब पहली बार 1734 में इसको उसमें रोशनी मिलाए थे इसको। ठीक है, 20 मई को जो है USA द्वारा ये मनाया जाता है, और स्लोवेनिया इसको प्रस्ताव इसने लाया था, स्लोवेनिया। तो इस बार का थीम क्या था, बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। सरकार क्या इनको मतलब वो दे रही है प्रोत्साहन, तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है सरकार दोगुना करने के लिए। इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए भी दिए हैं, और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण दे रही है किसानों को। ठीक है, किसानों को 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण दे रही है, जो कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, इससे इनको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। उसके अलावा सरकार ने मीठी क्रांति के रूप में हनी मिशन भी शुरू किया। विश्व के 5 देशों में
जो है भारत आता है मधुमक्खी पालन के लिए 2013